महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त बोधि सत्व बुद्ध प्रिय मौर्य जी के चरणों में नमन करते हुए, और ये जो छितरा हुआ समाज है, तेली तमोली खटीक धीवर चुंगले चमार हीर महार लोहार और हजारों जातियों में बटे हुए इस समाज को बहुजन समाज नाम की माला में फूलों की तरह सहेज कर रखने का काम करने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त मान्यवर साहिब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, संत शिरोमणि कबीरदास जी के चरणों में नमन करते हुए, समाज में पैदा हुए समस्त संत गुरु वीर वीरांगनाओं के चरणों में नमन करते हुए, पूरे विश्व को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले, पूरे विश्व को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देने वाले, पूरे विश्व को विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र देने वाले, इन युवाओं को रोजगार मिलता रहे उसके लिए रोजगार कार्यालयों का निर्माण करवाने वाले, जब नौकरी मिल जाएगी और रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद क्या होगा, ऐसे में भविष्य निधि की व्यवस्था करवाने वाले, पेंशन की व्यवस्था कराने वाले, वो मेरी माताएं बहनें जो प्रसूति अवकाश लिया करती थी उनके लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था कराने वाले, हीराकुंड बांध का निर्माण करवाने वाले, भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण करने वाले, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परिकल्पना डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी इंपीरियल बैंक के थ्रू। इतने सारे काम करने वाला एक संविधानविद, एक समाज का इतना बड़ा सुधारक, एक राजनीतिज्ञ, एक अर्थशास्त्री, विश्व रत्न, भारत रत्न, बोधि सत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, मंच आसीन पूज्य भिक्षुगण आपको मेरा वंदन, मंच आसीन मेरे समस्त युवा साथी और सभी मार्गदर्शक साथी, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और आज का ये कार्यक्रम करने वाले जो कमेटी है, मैं सभी लोगों के नाम नहीं जानता हूं, लेकिन सभी का मैं बहुत हृदय से शुक्रगुजार हूं कि समाज को दिशा देने के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और मेरे साथ सभी लोग क्रांतिकारी जय भीम कुछ ऐसे बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर कर लो, दोनों हाथ सबके साथ मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम की आवाज से जब जय भीम की रवानी नहीं होती, जिस हक से जय भीम का उद्घोष ना निकले वो जवानी जवानी नहीं होती। तो जय भीम का जो नारा है ये हमें बिजली देता है, एनर्जी देता है। मैं समझ रहा हूँ समय की बड़ी ही समस्या है, क्योंकि कार्यक्रम एक तो आपका लेट शुरू हुआ, थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ रही और वक्ता बहुत सारे हैं, तो मैं अपनी बात को अगले 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। 2 मिनट में बात खत्म करके मैं आपसे विदा लूंगा। एक बार मुर्गी समझते, मुर्गी डाउन सिस्टम क्या है? मुर्गी को एक बाज का, जो आकाश में उड़ता बाज, द ब्लडी ईगल, मुर्गी को बाज का अंडा मिल गया, समहाउ वो मैनेज करके उसे अपने घर ले आई। अब मुर्गी ने उस अंडे को हैच करना शुरू किया, सेना शुरू किया। She has started hatching the egg. उसने उसे सेना शुरू किया। One fine day what happened? उस अंडे में से एक बच्चा निकल आया। फिर से बता रहा हूं, एक मुर्गी को बाज का अंडा मिला, उसे घर ले आई, मुर्गी ने अंडे को सेना शुरू किया और अंडे में से बच्चा निकल आया। अच्छा ये बताओ बच्चा किसका था? हाँ वेरी गुड, बाज का बच्चा था। लेकिन उसकी मम्मी कौन थी? मुर्गी। ध्यान से सुनना, बात गंभीर है। बच्चा बाज का था, मम्मी मुर्गी थी। अच्छा उसके भाई बहन कौन थे फिर? मुर्गा मुर्गी। मजे की बात यह हुई कि वो बाज का बच्चा पूरी जिंदगी मुर्गी को मम्मी मानकर मुर्गे और मुर्गी के साथ रह करके वो जिंदगी जी जो एक मुर्गे ने जीनी होती है, वो कभी बाज नहीं बन सका।
मुर्गा बन के जिया और मुर्गा बन के मर गया। बाज जो एक बहुत ऊंचाई पर उड़ने के लिए जाना जाता है, मुर्गा जो जमीन पर रेंगने के लिए जाना जाता है। बाज जो ऊपर से अपने लक्ष्य को देख लेता है, मुर्गा जिसकी गर्दन काट के चिकन, तंदूरी चिकन बना दिया जाता है। वो मुर्गा बन के जिया, मुर्गा बन के मर गया। आपको लग रहा है ये कहानी क्या सुना दी? अब ध्यान से सुन लेना। ये सारे के सारे हैं तो बाज, पर ये मुर्गा और मुर्गी बन के जी रहे हैं और मुर्गा मुर्गी बनकर ही मर रहे हैं। कारण क्या है? जिसको तुमने अपनी मां माना है वो तो मां है ही नहीं। मनुवादी साए में जिंदा रहे, पाखंड में जिंदा रहे, अंधविश्वास में जिंदा रहे और उसी में दम तोड़ दिया। और जिस अंधविश्वास और पाखंड को उखाड़ फेंकने के लिए बुद्ध ने क्रांति की, जो हमारी सच्ची मां है, हमने उसकी तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर बाज ने अपनी मां को पहचाना होता तो वह आसमान में उड़ रहा होता, मुर्गे की तरह रेंगता नहीं। उसी तरह अगर आज की रात आपने अपने आप को पहचान लिया कि आपकी मां कौन है, तो आप रेंगोगे नहीं, आप उड़ान भरोगे। बिकॉज द ईगल इज नोन फॉर द हाई फ्लाइट। और बुद्ध का धम्म तो बाजों का धम्म है जो आकाश की सैर करते हैं, और हम जमीन पर रेंग रहे हैं। तो जमीन पर रेंगना बंद करना है और आकाश में उड़ना शुरू करना है। शर्त इतनी है, आपको पहचानना पड़ेगा। और आपको पहचान कराने के लिए आज वक्तागण हमारे बीच में उपस्थित हैं और भंते जी हैं जो आपको पहचान कराएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जिंदगी ने दोबारा मौका दे तो फिर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। भाई पंकज बौद्ध का इतना अच्छा संचालन वो कर रहे हैं, और यहाँ पर बैठे सभी गांव के ग्रामवासियों को, मेरी माताओं बहनों से और युवाओं से मैं बता दूं, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत लोगों का योगदान, बहुत लोगों का सहयोग लगा, बहुत लोगों का परिश्रम लगा। ये जो संचालन कर रहे हैं ये पंकज भाई हैं। पंकज भाई सहारनपुर से आए हैं। आप लोगों को बता दूं, बाहर बहुत ज्यादा बरसात है, और इस बरसात में भी पंकज भाई मोटरसाइकिल से आप लोगों के बीच में पहुंचे। इससे बड़ा समर्पण, इससे बड़ा त्याग मैं नहीं समझता कि कोई मिशनरी कर सकता। तो एक बार जोरदार ताली भाई पंकज के लिए हो जाए, क्योंकि एक सच्चा मिशनरी वही है जो धूप ना देखे, बरसात ना देखे, दिन रात ना देखे। तो एक सच्चा मिशनरी आपके बीच में है। और यहां पर आज इस कार्यक्रम को जो संजोए बैठे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं दिल की गहराइयों से उन सभी सम्मानित भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। बारी बारी से उनका नाम लूंगा। आज इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं मास्टर जितेंद्र गौतम जी, हम लोगों को सबको उनका कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम को करने के लिए वो अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं धन्यवाद देता हूं भाई मोहित का, और मैं जिन लोगों के नाम बोल रहा हूं मैं चाहूंगा कि वो सभी आए और मंच पर आकर के बैठे, क्योंकि ये कार्यक्रम उन लोगों की वजह से हो रहा है। साथियों, मैं आप लोगों से बता दूं, हमने हर प्रकार से समाज को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। ये जो आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इसमें जो परिश्रम लगा है, आप तो अपने घर से आ गए, लेकिन इन लोगों ने छोटी छोटी जरूरतों को आप लोगों के समझा। इस बरसात के मौसम में, इस बारिश के मौसम में आप लोगों के लिए इस तरीके की व्यवस्था करी, तो ये वास्तविकता मैं बहुत
धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूंगा कि ये सभी जो युवा हैं ये मंच पर आकर के बैठे, क्योंकि ये कार्यक्रम इनके बिना शायद ही सफल हो पाता। इनके परिश्रम को, इनके डेडिकेशन को, इनके समर्पण को मेरा बहुत बड़ा सलाम है भाई। तो ये जो युवा हैं वो आकर के मंच पर बैठे। भैया अंकित गौतम है, अंकित गौतम भाई जो है इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। सुनील गौतम जी हैं, भाई आवेश गौतम जी हैं, डॉक्टर संजय जी हैं, अर्जुन गौतम हैं, हरिचंद्र बौद्ध जी हैं, सोमपाल बौद्ध जी हैं, ओम प्रकाश बौद्ध जी हैं। अगर ये यहाँ सुन पा रहे हैं हमसे तो प्रयास करें मंच पे अगर आकर के बैठे, क्योंकि ये कार्यक्रम आप लोगों के बिना शायद ही सुशोभित हो पाता है। कोई बात नहीं, आप लोग बैठो तो सही। ये आप लोगों का कार्यक्रम है, गांव है हमारा, ये कोई बाहर का कार्यक्रम नहीं है, ठीक है? ये आप लोगों की वजह से हो रहा है। ललित गौतम जी हैं, ओम प्रकाश बौद्ध जी, सुरेंद्र बौद्ध जी, ललित गौतम जी, रवि गौतम जी और गांव के प्रधान साजिद कुरैशी जी इस कार्यक्रम को जो है शोभायमान बनाने के लिए अपने कर कमल यहाँ पर लेकर के आए। इनके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज की गायन मंडली का, जिसमें आचार्य अग्रसेन बौद्ध जी हैं, जिनको सुन सुन करके हम लोग जो है इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। छोटी सी बहन हमारी मीनू गौतम, जिसकी आवाज का जलवा आप सभी ने सुना। भाई रजनीश बौद्ध जी, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर गीत आप सबके बीच में प्रस्तुत करके गए। और भाई रोमोनिक जी हैं, जो अभी इंस्ट्रूमेंट पर आप लोगों को जो है ताल सुना रहे हैं। और दूर से आए आज इस कार्यक्रम को चलाने वाले, आप लोगों को तथागत बुद्ध से रूबरू कराने वाले बंते विमल बौद्ध जी, बहन राखी जी, और जो अभी बहुत अच्छा वक्तव्य आप लोगों के बीच में करके यहां से गए हैं सतीश बौद्ध जी, इनका भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये अपना कीमती समय निकाल करके हमारे जिले के लोगों को और खासकर इस जोली गांव के लोगों को अपनी वाणी से इस मिशन से रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, ज्यादा समय आप लोगों का बिना लेकर के आज के दिन की विशेषता, आज इस दिन का इतिहास, खासकर इस बहुजन समाज में क्या महत्व रखता है, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। आज 9 अक्टूबर है। ये 9 अक्टूबर इस बहुजन समाज के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। आज ही के दिन आप लोगों के बीच से एक ऐसा मसीहा आप लोगों को छोड़ करके चला गया था, जिसने इस शोषित, वंचित, पिछड़ित समाज को 3 बार सत्ता का स्वाद चखाया। अभी आप लोग बात कर रहे थे, सुन रहे थे बहन राखी को, वो कह रही थी कि संविधान, ये जो बाबा साहेब की विचारधारा है, बुद्ध के जो उपदेश हैं, संविधान उन पर आधारित है। ये हम सबको पता है। और संविधान खतरे में है, ये भी हम सबको पता है। लेकिन साथियों, आखिरकार संविधान खतरे में है, बावजूद इसके हम लोग अपनी जिम्मेदारी को कितना निभा पा रहे हैं और इसको बचाने में अपने आप का कितना योगदान दे पा रहे हैं, ये सोचने वाला प्रश्न है। ये सोचने वाला प्रश्न है साथियों। आज मान्यवर साहब काशीराम जी की 16वीं पुण्यतिथि है। आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 6743 जातियों में बटे हुए समाज को एक सपना दिखाया। एक सपना दिखाया साथियों, इस देश का हुक्मरान बनने का। और महापुरुष वही होता है जो अपने द्वारा कहे हुए वचनों का अपने जीते जी
उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लेता है, उसको जीवन में साक्षात्कार करा देता है। साहब काशीराम जी ने जो कहा वो पूरा किया। आज साहब काशीराम जी की 16वीं पुण्यतिथि है। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। साहब काशीराम जी 15 मार्च सन 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के ख्वासापुर गांव में जन्मे थे। साहब काशीराम जी आप ही के जैसे समाज में, आप ही के जैसे परिवार में जन्मे थे। आप ही के समाज में जन्मा हुआ व्यक्ति आज आप लोगों के सामने पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने आप लोगों को वो जो सपना दिखाया था उसको पूरा कर दिखाया। साहब काशीराम जी ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया जिसको आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानते हैं। साथियों, आप लोगों से बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं ये मिशन, ये मूवमेंट, ये संविधान, ये विचारधारा बचाई जाए तो उसको बचाने का एक ही माध्यम है। वो माध्यम है वोट के अधिकार का सदुपयोग। क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि समय समय पर मनुवादी ताकतें, सामंतवादी ताकतें, विरोधी ताकतें इस शोषित पिछड़ित समाज को दबाने का, पीछे धकेलने का प्रयास करती है। संवैधानिक तौर पर इसको इसके अधिकारों से वंचित करने का काम करती है। अब चूंकि संविधान है तो आप लोगों के अधिकार सुरक्षित हैं, ये उन लोगों को भी पता है। लेकिन वो लोग दिन रात इस संविधान को खोखला करने का काम कर रहे हैं। अगर वो लोग खोखला कर रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आप लोगों की कमजोरी भी है। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में साथियों बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो वोट का अधिकार है उस अधिकार का सदुपयोग किया जाए। एक लोकतांत्रिक देश में हुक्मरान बनाने के लिए वोट के अधिकार का उपयोग होता है। एक लोकतांत्रिक देश में एक प्रधानमंत्री की वोट भी उतनी अहमियत रखती है जितनी गरीब की वोट अहमियत रखती है। बाबा साहेब ने आप लोगों को वोट का अधिकार दिलाया। बावजूद इसके भी अगर आज ये संविधान खत्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप लोग भी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये संविधान बचाया जाए, ये विचारधारा बचाई जाए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो वोट का अधिकार है उस अधिकार को साहब काशीराम जी की झोली में डाल दिया जाए। साहब काशीराम जी की झोली में डालने के लिए आप लोगों को जो साहब काशीराम जी ने 1984 में एक मूवमेंट खड़ा करके दिया जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, उस पार्टी को मजबूत करने का काम करते, उस पार्टी को वोट देने का काम करते, तो मुझे विश्वास है कि ये विचारधारा, ये आंदोलन और ये मिशन, ये संविधान बच सकता है। अन्यथा कोई ताकत नहीं है इस देश में जो आप लोगों के इस संविधान को बचा सके, क्योंकि उन लोगों ने अपना नया संविधान तैयार कर लिया। आज सामंतवादी ताकतों का, मनवादी ताकतों का इस देश पर कब्जा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मूलभूत जरूरतों से अपने आप को वंचित ना रखें, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई शिक्षा आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचे, आप लोग चाहते हैं चिकित्सा सुविधाएं आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचे, आप लोग चाहते हैं बहन बेटी की सुरक्षा हो, आप लोग चाहते हैं कि आपका अच्छा भविष्य हो, आगे बढ़े, तो बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को एकजुट करके बहुजन समाज पार्टी को, जो साहब काशीराम जी ने आप लोगों के लिए पौधा लगाया, उस पौधे को सींचने का, उस पौधे को बड़ा करने का, उस पौधे को हरा भरा रखने का ये जो जिम्मा है ये आप लोगों का है। आप लोगों से बता दूं साथियों,
मुझे बड़ा गर्व होता है, मुझे बड़ा गर्व होता है अपने समाज को देख करके, क्योंकि समाज ने जो कहा वो पूरा किया। मनुवादी सरकार ने ये जो 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ, इस SC/ST एक्ट को निष्क्रिय करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे गर्व होता है अपने समाज पर कि समाज ने एक दिन में इस सरकार को तजुर्बा कराने का काम किया। इस सरकार ने इस एक्ट को खत्म करने का काम किया और हमारे समाज के नौजवान साथियों ने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी किसी प्रकार से कोई संकोच नहीं किया। मुझे गर्व होता है कि मैं इस समाज में जन्मा, मुझे गर्व होता है कि ऐसी महान विभूतियां इस समाज में जन्मी जिन्होंने विश्व में अपना नाम रोशन किया। आप लोगों से बता दूं, कोई भी चीज खैरात में नहीं मिलती, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। वो जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में हम लोगों ने कीमत चुकाई, तो आज ये SC/ST एक्ट बच पाया। भविष्य में भी अगर कभी हमें किसी चीज की कीमत चुकानी पड़ी, तो मैं उम्मीद करता हूं अपने नवयुवकों से कि वो आगे आएंगे और हर प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करते हुए इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग के क्षेत्र का एक नवयुवक था गांव गादला से, अमरेश, आप सभी को पता होगा 2 अप्रैल के आंदोलन में इस मनुवादी सरकार ने सीधी गोली मारी थी। आज बड़ा दुख होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गर्व भी होता है कि ऐसे ऐसे नौजवान साथी भी समाज में हैं जो अपनी जान से ज्यादा मान सम्मान स्वाभिमान को महत्व देते हैं। क्योंकि बाबा साहेब कहा करते हैं कि मान सम्मान स्वाभिमान के बिना अगर कोई व्यक्ति जी रहा है तो उसका जीवन जानवर समान जीवन है। जिस तरीके से जानवर जीते हैं उसी तरीके से वो मनुष्य जी रहा है। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए, और महान होने के लिए बाबा साहेब कहते हैं कि भाई या तो कुछ करने लायक लिख जाओ या कुछ पढ़ने लायक लिख जाओ, या तो कुछ करने लायक लिख जाओ या फिर पढ़ने लायक लिख जाओ। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भाई समाज का मान सम्मान स्वाभिमान बचाया जाए, तो अपने इस राजनीतिक घर को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक ये राजनीतिक घर है, जब तक इस समाज के ऊपर सरपरस्ती है, तब तक इस समाज की रक्षा हो रही है। क्योंकि जिस समाज के ऊपर सरपरस्ती नहीं होता वो समाज अनाथ होता है, और जो अनाथ होता है उसको कोई भी पीट करके चला जाता है। जिस समाज का कोई सरपरस्ती नहीं होता वो समाज उस छुट्टे बैल की तरह होता है भाई साथियों, जो किसी के भी खेत में घुस करके चारा खा लेता है और बाद में उसकी पिटाई होती है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि साहब काशीराम जी ने जो सपना दिखाया, वो चाहते थे कि इस भारत को सम्राट अशोक का भारत बनाया जाए, बहुजनों का राज स्थापित किया जाए। तो उस सपने को साकार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खासकर मैं युवाओं से अपील करूंगा, साहब काशीराम जी की पुण्यतिथि है, आज यहां पर हम लोग सभी वचन लेंगे, हम लोग यहां प्रतिज्ञा लेंगे कि जब तक जिएंगे तब तक साहब काशीराम जी के मूवमेंट को जिंदा रखेंगे। उस मूवमेंट में अपने खून की आखिरी बूंद तक न्यौछावर करने का काम करेंगे। जब तक जिएंगे बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, साहब काशीराम जी को जिंदा रखने का काम करेंगे। साथियों, वो लोग गद्दार होते हैं जो अपने महापुरुषों के बताए मार्ग पर नहीं चलते, और मैं जानता हूं कि मेरा समाज गद्दार नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा समाज गद्दार नहीं है। मेरा समाज जो कहता है वो करता है।
इसलिए आप सभी से प्रतिज्ञा चाहता हूं, इस कार्यक्रम से आज हम लोग जब जाएं तो ये निश्चय करके जाएं कि आज हम जो यहां श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं, साहब काशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम साहब काशीराम जी के मूवमेंट को, बहुजन समाज पार्टी को, इस कारवा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इसका संरक्षण करने का काम करेंगे। आज यही सच्ची श्रद्धांजलि साहब काशीराम जी को होगी। और मैं समझता हूं कि मेरे समाज का प्रत्येक युवा, मेरी माताएं बहन इस प्रतिज्ञा को ग्रहण करेंगी और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी, ताकि ये मिशन जिंदा रहे, ये विचारधारा जिंदा रहे, ये मान सम्मान जिंदा रहे। और एक बार फिर से आप सभी सम्मानित साथियों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इतनी बरसात में भी आप लोगों ने कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी रखा। विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के जो आयोजक रहे, उन सभी भाइयों को दिल से मैं अभिनंदन करता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने का काम किया। और एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि हौसले पस्त मत होने दो अपने, हौसले पस्त मत होने दो अपने, अभी और उड़ान भरनी है। हौसले पस्त मत होने दो अपने, अभी और उड़ान भरनी है। और झुक जाए जहां ये दुनिया, वो शोहरत हासिल करनी है। अरे मत बैठो थक हार कर, ये तो मैं शुरुआत है। अरे मत बैठो थक हार कर, ये तो मैं शुरुआत है। अभी इसके जैसी ना जाने कितनी लड़ाइयां लड़नी है, कितनी लड़ाइयां लड़नी है। एक दुख मुझे है, और दुख समाज की ओर से है, खासकर नवयुवकों की ओर से। मेरे समाज के नवयुवक अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके अय्याशियों में पड़ रहे हैं, नशे में पड़ रहे हैं, अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। मैं समाज के नवयुवकों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि इस समाज की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। समाज को कुछ लोग चलाने वाले होते हैं, कुछ लोग उनका अनुसरण करने वाले होते हैं। जिस तरीके से रेल होती है, रेल में एक इंजन होता है और बाकी सारे डब्बे होते हैं, तो उसी तरीके से समाज में भी कुछ लोग रेल का इंजन होते हैं और कुछ समाज को, उस रेल को पीछे से जो है उसका डब्बा बनने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो युवा है वो इस समाज का इंजन है। और अगर इंजन में किसी प्रकार से खराबी हो जाए, इंजन में किसी प्रकार से खराबी हो जाए या इंजन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, तो क्या हाल होगा ट्रेन का? क्या ट्रेन चल पाएगी भाई? इसलिए इंजन का रख रखाव रखना, उसकी देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जितनी भी बुराइयां हैं उन सबसे दूर रहे, अपने मिशन को समझे, इस कारवा को समझे, अपने महापुरुषों की बताई हुई विचारधारा को समझे। और मैं सभी सम्मानित साथियों से अपील करूंगा कि भाई बाबा साहेब को अगर जानना है या इस विचारधारा को जानना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। मैं भी इस विचारधारा से निभिज्ञ था। मैं शुक्रगुजार हूं इस भाजपा सरकार का। ये भाजपा सरकार मेरे ऊपर एनएसए ना लगाती और मुझे 13 महीने अगर जेल में ना रखती तो शायद मैं बाबा साहेब से कभी रूबरू ना हो पाता, उस तरीके से तो ना हो पाता। अगर आप लोग वास्तविकता में बाबा साहेब को जानना चाहते हैं तो उन्हें पढ़िए। उनका 40 किताबों का वॉल्यूम है। बाबा साहेब को पता था कि अगर मैं चला गया और बिना कुछ लिखे चला गया तो ये मुझे खत्म कर देंगे। इसलिए बाबा साहेब ने अपना साहित्य, अपना संघर्ष किताबों में लिखा। क्योंकि इस देश में आप लोगों के साथ अगर सबसे बड़ा छल हुआ है तो वो हुआ है साहित्य को लेकर के, इतिहास को लेकर के। आप लोगों के गौरव में इतिहास को दबाने का प्रयास किया गया, आप लोगों के साहित्य को दबाने का प्रयास किया गया। इसलिए बाबा साहेब को ये सारी चीजें पता थी, इसलिए उन्होंने सारी चीजें संकलित करी और लिखित आप लोगों को दे करके गए। संविधान उन्होंने लिखित लिखा।
उन्होंने अपना साहित्य, अपना इतिहास, अपना संघर्ष 40 वॉल्यूम 40 किताबों में लिखा है। मैं चाहता हूं कि सभी नवयुवक उन किताबों को पढ़ें। वास्तविकता में अगर आप लोग बाबा साहेब से रूबरू होना चाहते हैं, मेरा विश्वास है, मैं दृढ़ संकल्प के साथ कहता हूं, जिस दिन आप लोग वो किताबें पढ़ लेंगे, आप लोगों के जीवन में एक नई क्रांति उत्पन्न होगी। आप लोगों का जीवन वास्तविकता में एक गौरवमय जीवन होगा। आप लोगों को अपने महापुरुषों के संघर्षों से, उनके इतिहास से, उनके बिताए हुए हर प्रकार के जुल्म सितम से दूसरी बैटरी लगाना, आप लोग को रूबरू हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखना। तो भाई आप लोगों से निवेदन है कि ये किताबें जो है पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक लड़ नहीं पाएंगे, और जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ज्यादा शब्दों का प्रयोग ना करते हुए मैं अपनी बात को वहीं विराम दूंगा। और अगर किसी को किताबें चाहिए भी हो तो हमारे पंकज भाई जो है किताबें भी प्रोवाइड कराते हैं। मैं विशेष तौर पे आप सभी माताओं बहनों से प्रिय जो है कहना चाहता हूं, क्योंकि माताओं बहनों का जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाबा साहेब कहा करते थे कि भाई मैं किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं से आंकता हूं। अगर वो महिलाएं आगे हैं तो वो समाज आगे, वो देश आगे है। तो महिलाओं का आगे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आडंबर पाखंड छोड़िए और अपने महापुरुषों की विचारधारा से नाता जोड़िए, क्योंकि आप लोगों के उद्धारक वही हुए हैं और कोई दूसरा उद्धारक नहीं हुआ। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों का जागरूक हो जाए और आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करें। ज्यादा शब्दों का प्रयोग ना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे भाई सभी। जय भीम, जय भीम। मान्यवर साहब काशीराम, मान्यवर साहब काशीराम, मान्यवर साहब काशीराम। धन्यवाद। बहुत